हेलो गाइस, वेलकम टू द सी कंसल्स लर्निंग क्लासेस। सो आज आ गए हैं एक नए लेक्चर की तरफ, जिसमें मैं आपको कराने जा रहा हूँ आपका सेट बी एस पी एम का चैप्टर नंबर 3। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 3 जो कि बात करता है हमारा लीन सिस्टम एंड इनोवेशन की। इस चैप्टर को कराने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट नोट्स देख लेते हैं। देखिए, जो चैप्टर नंबर 3 है वो हमारी, इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो टेक्निक होती है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसका आता है। देखिए, आप सभी जानते हैं जस्ट इन टाइम जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक होती है उसमें क्या होता है। जो हम जैसे हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो हम जो अपना रॉ मटेरियल है वो कब परचेज करेंगे, जब हमको एक्चुअली रिक्वायर्ड होगा, जब प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, जब भी हम अपना मटेरियल परचेज करेंगे। नॉर्मल सिस्टम में हम क्या करते हैं, नॉर्मल सिस्टम में हम अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करके मतलब परचेज पहले ही कर लेते हैं, और प्रोडक्शन जब हमको जरूरत होती है जब प्रोडक्शन कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक होती है उसमें जो हम कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल होता है वो जब खरीद के लाते हैं जब हमको एक्चुअली प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जैसे अगर हमको आज 1000 यूनिट्स बनानी है तो हम आज ही अपना रॉ मटेरियल परचेज करके लाएंगे। उस टेक्निक को बोलते हैं जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट। मतलब कुल मिला के ये है कि हम जो अपना मटेरियल है वो जब ही परचेज करेंगे जब एक्चुअली रिक्वायर्ड होगा वो। ऐसे ही अगर हमारी ट्रेडिंग कंसर्न है, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग कंसर्न है, तो हम अपने फिनिश्ड गुड जब परचेज करेंगे जब एक्चुअली डिमांड होगी मार्केट में। मतलब क्या है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल केस में हम अपना जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं वो पहले ही परचेज करके रखते हैं। क्या, हमको ये पता नहीं रहता कि हमारी डिमांड कब निकल जाए, मतलब कब डिमांड होगी। लेकिन जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारी डिमांड आएगी, जैसे हमारे कस्टमर हमारी शॉप पे विजिट किया, उसने हमसे 1000 क्वांटिटी मांगी, तभी हम उसको फिनिश्ड गुड परचेज करेंगे, तो उसको कस्टमर को सर्व करेंगे। मतलब कहने का क्या है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम में हम हाथ की हाथ अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर हमारी ट्रेडिंग कंसर्न है, तो हाथ की हाथ अपनी जो फिनिश्ड गुड्स है उसको परचेज करते हैं और कस्टमर को सोल्ड करते हैं। ये होती है हमारी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब देखो, जो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ग्राफ की मदद से समझते हैं। एबीसी लिमिटेड ने इम्प्लीमेंट करी अपनी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इसमें क्या हुआ, इसने जैसे जो डिपार्टमेंट ए है, एक 3 डिपार्टमेंट है, इसके बाद डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। तो फिर जो तीनों डिपार्टमेंट है, ये जो अपना प्रोडक्शन है कब स्टार्ट करेंगे, व्हेन द एक्चुअली डिमांड इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट। मतलब जब डिमांड हमारी, जो कस्टमर डिमांड करेगा, देन ओनली 1000 यूनिट्स की जो रॉ मटेरियल है वो परचेज करके लाएंगे ये लोग, और प्रोडक्शन अपना स्टार्ट करेंगे। ये होती है हमारी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट नोट्स की तरफ। देखिए, आगे क्या बताते हैं हम। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमको ये पता नहीं रहता कि कंपनी कब जो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है उस पर शिफ्ट करना चाहिए। मतलब एक तो हम अपनी जो नॉर्मल रूटीन वाला टास्क है वो कर रहे हैं, जैसे अपना रॉ मटेरियल ला रहे हैं और फिर अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट हमको ये पता नहीं है कि हमको जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री में शिफ्ट करने की जरूरत है या नहीं है। अब इस चीज को हम पता कैसे करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास ये होता है। तो इस चीज को पता करने के लिए कि वेदर द कंपनी शुड शिफ्ट टू द जेआईटी ऑन द बेसिस, किस पे शिफ्ट, जेआईटी पे मतलब जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे शिफ्ट करे या ना करे, ये डिसीजन किससे लिया जाएगा। ये डिसीजन आपको लेने में जो मदद करती है वो करती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी देखेंगे अपना ट्रेडिशनल सिस्टम में और जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम में, जिसमें भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, देन आप उसी में उसी टेक्निक को शिफ्ट कर जाएंगे, उसी टेक्निक में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे अब बात आती है कि हम मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करें। अब देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी वो और नामों से भी जानी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, प्रोसेसिंग साइकिल एफिशिएंसी, प्रोडक्शन साइकिल एफिशिएंसी। अब देखो, सबसे बड़ी बात है वो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट कैसे करें। देखो, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है वैल्यू एडेड टाइम अपॉन में टोटल साइकिल टाइम इनटू 100। अब वैल्यू एडेड टाइम कौन सा होता है, देखो वैल्यू एडेड टाइम होता है हमारा एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम। एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम मतलब
जैसे आपको 1000 यूनिट्स ऑफ कैलकुलेटर बनाने हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मेरे को उसकी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। तो जब इसकी कैलकुलेटर की 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो आप लेट से हमारे 10,000 लेबर आवर्स लगते हैं इस 100 यूनिट्स ऑफ कैलकुलेटर को बनाने के लिए। अब जो 10,000 हमारे लेबर आवर्स लग रहे हैं उसमें ये थोड़ी ये जरूरी है कि 10,000 आवर्स ही हमारे प्रोडक्टिव होंगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जो हमारे 10,000 लेबर आवर्स हैं वो सारे ही प्रोडक्टिव हो। अब भाई लेबर जो अपना काम करती है तो उसमें उसका वो एक तरीके से जो नॉन वैल्यूएटेड टाइम भी होता है, जैसे हमारा कुछ वो रेस्ट वगैरह भी करेगी वो लेबर, लंच वगैरह भी करेगी, तो इस हिसाब से जितना भी हमारा सारा टाइम है वो हम टोटल वैल्यूएटेड टाइम नहीं हो सकता। तो जैसे 10,000 लेबर आ रहे हैं तो इसमें से कुछ ऐसे आवर्स भी होंगे जो कि हमारे नॉन प्रोडक्टिव होंगे, मतलब एक्चुअल प्रोसेसिंग आवर्स हमारे 10,000 से कम होंगे, क्योंकि हमारी जो टाइम की वेस्टेज है वो भी उसमें होगी। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा टाइम होता है वो दो उसमें डिवाइड होता है, एक वैल्यूएटेड टाइम, नॉन वैल्यूएटेड टाइम। वैल्यूएटेड टाइम में हमारा केवल प्रोसेसिंग टाइम होता है। प्रोसेसिंग टाइम मतलब एक्चुअल में जितने लेबर्स आवर्स उस 100 या 1000 यूनिट्स ऑफ कैलकुलेटर्स को बनाने में लगी, उस आवर्स को बोलते हैं प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम को ही हम बोलते हैं वैल्यूएटेड टाइम। नॉन वैल्यूएटेड टाइम कौन सा होगा? जैसे हमारा इंस्पेक्शन टाइम है, भाई कैलकुलेटर बना दिए तो प्रोडक्शन का टास्क कंप्लीट हो गया, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर की हमको वो भी चेक करनी है, क्वालिटी भी चेक करनी है, मतलब कि वो हमको जो रिजल्ट है वो सही दे रहा है नहीं दे रहा, एडिशन हम जो उस पर टाइप कर रहे हैं, जो डेटा दे रहे हैं उसका सही आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा। इंस्पेक्शन टाइम होते हैं, स्टोरेज वगैरह का टाइम, वेस्टिंग जो तुम्हारा वेटिंग टाइम, मूविंग टाइम, तो ये सारे जितने भी टाइम होते हैं नॉन वैल्यूएटेड टाइम होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वैल्यूएटेड टाइम, या हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग टाइम अपॉन में टोटल साइकिल टाइम। टोटल साइकिल टाइम में आपके दोनों टाइम आएंगे, वैल्यूएटेड टाइम भी आएगा और नॉन वैल्यूएटेड टाइम भी आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी इफिशियंसी वैसे नॉर्मली जनरली देखा जाए तो इफिशियंसी आपकी जेआईटी सिस्टम में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि आपको जेआईटी सिस्टम में ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब हम इसको प्रूफ कैसे करें? प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का, जो कि मैंने आपको बताया वैल्यूएटेड टाइम अपॉन नॉन वैल्यूएटेड टाइम इनटू 100। फिर आगे चलते हैं, आगे चल के अब हम बात कर रहे हैं देखो टॉक टाइम की। आपको क्वेश्चंस में कई जगह पूछा जाएगा कि आप टॉक टाइम निकालिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम निकालिए। तो टॉक टाइम या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम का मतलब क्या होता है? एवरेज नेट टाइम अवेलेबल टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, मतलब जो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपको एवरेज टाइम कितना लग रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? नेट टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन अपॉन में टोटल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। तो सीधी बात है, जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो डिवाइड बाय टोटल तो होगा ही होगा, टोटल क्वांटिटी तो डिवाइडेड में आएंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब बात आती है नेट टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन क्या होगा। देखो नेट टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन होगा आपका टोटल टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन माइनस डाउन टाइम। डाउन टाइम वही आपका जो नॉन वैल्यूएटेड टाइम है, नॉन वैल्यूएटेड टाइम को ही हम बोलते हैं डाउन टाइम। देखो टोटल टाइम जैसे मैंने आपको बताया 10,000 लेबर आवर्स लगेंगे आपके 100 यूनिट्स ऑफ कैलकुलेटर को बनाने में, तो 100 से 10,000 लेबर आवर्स में आपके 2,000 ऐसे लेबर आवर्स होंगे जिसमें आपका लेबर ने रेस्ट किया होगा, लंच किया होगा, और आपके कोई भी जैसे वेस्टेज होगी टाइम वगैरह की। तो अज्यूम करते हैं हम 2,000 लेबर आवर हमारे ऐसे हैं जो नॉन वैल्यूएटेड टाइम है, तो हमारा जो नेट टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन है वो कितना होगा? 10,000 आवर्स माइनस 2,000 लेबर आवर्स। तो इस हिसाब से जो हमारा नेट टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन होगा वो 8,000 आवर्स होगा। 8,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स हमने कैलकुलेटर की प्रोड्यूस करी, तो इस हिसाब से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है वो कितना होगा? 8,000 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स ऑफ कैलकुलेटर, जो कि होता है हमारा 80। तो 80 जो हमारा होगा वो होगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, या हम बोल सकते हैं टॉक टाइम। फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको इन कॉन्सेप्ट की बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी ऑटोमेटिक ही आती चली जाएगी। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है ओईई, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, देखो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? ये एक हमारा एक ऐसा मीजर होता है जिससे कि हम अपनी क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्या प्रोडक्टिविटी, अपनी कंपोनेंट की प्रोडक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं किससे? ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी से। नाम से ही पता चल रहा है हम अपने कोई भी प्रोडक्ट की मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी जो होगी, ओवरऑल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास टूल है या मीजर है उसको बोलते हैं हम ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। और जो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी है उसको उसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। 3 कंपोनेंट हमारे होते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी के। अवेलेबिलिटी जैसा कि आपको पता चल रहा है कुछ कुछ टाइम से रिलेटेड होगा अवेलेबिलिटी, और परफॉर्मेंस आपको पता है परफॉर्मेंस का मतलब ही हमारा आता है स्पीड से, कितनी स्पीड में कितना स्पीड हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो होता है हमारा परफॉर्मेंस। क्वालिटी का मतलब होता है कितनी हमारी क्वालिटी अच्छी है। तो फिर जो हमारे 3 कंपोनेंट आए ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी के, देखिए 3 कंपोनेंट आते हैं
जैसा सबसे पहला आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में अब देखिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको 3 बिग लॉसेस होते हैं, उन 3 बिग लॉसेस की ही आधार पर इसके 3 कंपोनेंट बने हैं। जैसे अवेलेबिलिटी रेशियो हमारा टाइम के आधार पर बना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके के टाइम लॉस होते हैं, प्लान टाइम लॉस या अनप्लान टाइम लॉस। ये केवल एक थ्योरेटिकली बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी रेलेवेंस नहीं है इतना इसका। फिर आता है हमारा, आपको बताया मैंने, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हमेशा स्पीड से रिलेटेड होती है। ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे स्पीड के लॉस भी होते हैं, रिड्यूस स्पीड हो जाती है कई बार। क्वालिटी, क्वालिटी की मैंने आपको बात बताई, क्वालिटी जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी लॉस भी होते हैं। इस वजह से हमारा जो तीसरा कंपोनेंट निकल के आता है वो होता है क्वालिटी। देखो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी जो मैंने आपको बताया, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके हमने 3 कंपोनेंट की बात करी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। तो सीधी बात है, तीनों कंपोनेंट का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे देन आपको ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, आइडियल ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी कितना होगा, 85% होगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी रेशियो की। देखो अवेलेबिलिटी रेशियो में हमने पढ़ा है एक्चुअल टाइम वर्कड डिवाइडेड बाय प्लान टाइम अवेलेबल। तो एक्चुअल टाइम वर्क का क्या मतलब है, अभी मैंने बताया आपको, मेरे को 100 यूनिट ऑफ कैलकुलेटर प्रोड्यूस करने में 10,000 लेबर आवर्स लग रहे थे। तो 10,000 लेबर आवर्स हो गए हमारे टोटल टाइम अवेलेबल। कितना है हमारे पास, 10,000 लेबर आवर्स। अब टोटल टाइम लॉस, टोटल टाइम लॉस मैंने आपको बताया, जैसे हमको 10,000 लेबर आवर्स लग रहे थे, तो 2,000 लेबर आवर ऐसे थे जिसमें वो अपना लेबर लंच कर रही थी, या फिर हमारा कोई भी मशीन का ब्रेक डाउन हो गया था। तो मतलब 2,000 घंटे ऐसे थे जिसमें लेबर ने काम नहीं किया। तो हमारे जो एक्चुअल टाइम वर्क है वो कितना होगा, 10,000 माइनस 2,000 आवर्स। तो हमारा जो एक्चुअल टाइम वर्क होगा वो होगा 8,000 आवर्स। तो एक्चुअल टाइम वर्क का मतलब आप समझे, टोटल टाइम कितना हमारे पास अवेलेबल है और टोटल टाइम लॉस, जिसमें कि दोनों तरीके के लॉस आएंगे, प्लान टाइम लॉस और अनप्लान टाइम लॉस। प्लान टाइम लॉस कौन सा होगा, जैसे लेबर वगैरह ने लंच किया हमारा, उसने कोई भी रेस्ट किया, वो टाइम तो फिक्स होता है ना, लंच आधे घंटे का होगा या फिर रेस्ट 15 मिनट का मिलेगा लेबर को, तो वो टाइम हमारा फिक्स्ड होता है, तो उसको बोलते हैं हम प्लान्ड टाइम लॉस। जो टाइम लॉस हमारा फिक्स्ड नहीं होता, जैसे कि लेबर जिस मशीन पे काम कर रही थी कैलकुलेटर को बनाने के लिए, वो मशीन ही खराब हो गई, तो वो हमारा अनप्लान टाइम लॉस होगा। मतलब अनफोर्सिन कंटिजेंसीज की वजह से जो हमारा टाइम लॉस होगा उसको बोलते हैं हम अनप्लान टाइम लॉस। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल टाइम वर्क होगा वो क्या होगा, टोटल टाइम अवेलेबल में से हम दोनों तरीके के लॉस माइनस कर देंगे, प्लान्ड भी और अनप्लान्ड भी। अब प्लान टाइम अवेलेबल, प्लान टाइम अवेलेबल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टाइम अवेलेबल। जैसे हमारे पास 10,000 लेबर घंटे, 10,000 लेबर आवर्स थे, और मैंने जैसा कि आपको बताया 2,000 हमारा टोटल टाइम लॉस था। 2,000 में से आप एज्यूम कीजिए 1,000 हमारे ऐसे आवर्स थे जिसमें लेबर अपना खाना वगैरह खा रही थी या रेस्ट वगैरह कर रही थी, जो एक तरीके से प्लांट थे। और जो 1,000 लेबर आवर्स थे वो इसलिए वेस्ट हुए क्योंकि मशीन का ब्रेक डाउन होगा। बेसिकली अनफोर्सिन कंटिजेंसी की वजह से जो भी लॉस हुआ उसको हम बोलते हैं अनप्लान टाइम लॉस। अब प्लान टाइम अवेलेबल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टाइम अवेलेबल माइनस में प्लान टाइम लॉस। अब मैंने जैसा कि आपको बताया टोटल टाइम हमारे पास 10,000 लेबर आवर्स थे, माइनस कर देंगे आप प्लान टाइम लॉस। प्लान टाइम लॉस कितना था, 1,000 घंटे हमको पता था कि वो रेस्ट करेगी, लंच करेगी, तो इस हिसाब से जो हमारा प्लान टाइम अवेलेबल है वो कितना हो जाता है, 9,000। तो इसका जो अवेलेबिलिटी रेशियो है वो क्या बनेगा, 8,000 डिवाइडेड बाय 9,000 इंटू 100। आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस रेशियो की तरफ। देखो परफॉर्मेंस जो रेशियो होता है हमारा, उसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर आउटपुट प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन और वर्क इनटू 100। मतलब कहने का क्या है कि आपने जितनी भी यूनिट्स बनाई, जैसे मैंने 100 वो कैलकुलेटर की यूनिट्स बनाई, तो उसमें स्टैंडर्ड आवर्स कुछ मैंने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा होगा कि जैसे मेरी 100 यूनिट्स बन रही हैं कैलकुलेटर की, तो उसमें लेट से एक यूनिट को बनाने में हमको 80 घंटे लगते हैं, तो हमारी 100 यूनिट्स को बनाने में कितने स्टैंडर्ड आवर्स लगेंगे, 8,000 स्टैंडर्ड आवर्स लगेंगे। बट हमको एक्चुअल टाइम वर्क कितने आवर्स लगे हमको, एक्चुअल में हमने देखा कि 10,000 घंटे हमने टोटल थे, जिसमें से 2,000 हमारा प्लान टाइम लॉस और अनप्लान टाइम लॉस हो गया। तो उस हिसाब से हमारा जो एक्चुअल टाइम हमने काम किया वो 8,000 घंटे किया, और हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना था, स्टैंडर्ड था हमारा 8,000। तो इस हिसाब से परफॉर्मेंस रेशियो है वो 1 हो जाएगा। 1 into 100 मतलब 100% हो जाएगा परफॉर्मेंस रेशियो। कहने का मतलब क्या है, जो 100 यूनिट्स को बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना लगा और एक्चुअल टाइम हमने कितना लिया। एक्चुअल टाइम ये वाला वही एक्चुअल टाइम है, टोटल टाइम अवेलेबल में से टोटल टाइम लॉस माइनस करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी आप जानते हैं, क्वालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आउटपुट एक्सेप्टेड डिवाइडेड बाय आउटपुट प्रोड्यूस। मतलब जैसे आपने 100 कैलकुलेटर बनाए, जरूरी थोड़ी कि 100 कैलकुलेटर में से
आपके 100 की 100 अच्छी क्वालिटी के बने हो, मतलब 100 की 100 करेक्ट रिजल्ट दे रहे हो, 100 में से ऐसा हो सकता है 90 आपके सही बने हैं और 10 आपके जो कैलकुलेटर है वो रिजल्ट ही आपका सही नहीं दे रहे। तो इस हिसाब से जो आपके गुड कैलकुलेटर बने वो कितने 90 और आउटपुट आपने कितना प्रोड्यूस किया 100, तो इस हिसाब से 90 डिवाइडेड बाय 100 आपका क्वालिटी रेशियो हो जाएगा। मैंने आपको बताया आपका जो आइडियल ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी रेशियो होगा वो 85% होगा, और जो आइडियल आपका अवेलेबिलिटी रेशियो होगा वो मोर देन 90%, परफॉर्मेंस होगा आपका मोर देन 95%, और जो क्वालिटी होगा वो होगा आपका मोर देन 99%। अब देखो मैंने आपको तीनों के आइडियल रेशियो बताए, देखो ये आपको एक तरीके से रिमेंबर ही करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा एसपीएम एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए काफी एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एमसीक्यू के लिए काफी रेलिवेंट भी है। अब देखो आप पूछेंगे कि आइडियल ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी रेशियो आपने निकाल कैसे दिया, निकाला हमने ऐसे कि ये हमको पता है कि आइडियल हमारा जो अवेलेबिलिटी रेशियो है वो 90%, तो आप कैलकुलेटर में लीजिए, कैलसी में लीजिए 90% इंटू कीजिए आप 95% हमारा परफॉर्मेंस रेशियो है, इंटू कीजिए आप क्वालिटी रेशियो 99%, तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है आप खुद ही देख लीजिए 84.645 निकल के आ रहा है, जो कि इक्वल टू होता है हमारा 85% से। तो इस हिसाब से जब हमारे आइडियल तीनों रेशियो अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी का वही है, इन तीनों रेशियो का आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आप तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर निकल के आता है ऑलमोस्ट 85% ही निकल के आता है, इसलिए हम कहते हैं जो हमारा ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी का जो आइडियल रेशियो होगा वो होगा 85%। ठीक है, तो इधर तक हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ। देखिए जो आपका एसपीएम का एग्जाम पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसमें जो आपके प्रैक्टिकल को पार्ट है, आप अगर उसको भी कर जाएंगे तो मेरी गारंटी है आप एग्जामिनेशन से तो पास हो ही जाएंगे, क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली एसपीएम का अपना एग्जाम दिया था और मैं भी मोस्टली प्रैक्टिकल पोर्शन ही करके गया था, थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने बहुत ही ना के बराबर देखा ही था बस। और मेरे जो स्कोर रहा था एसपीएम एग्जाम में मैं आपको जल्दी शेयर करूंगा, एग्जामिनेशन था मेरा, मेरा जो स्कोर रहा था चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, मेरा जो स्कोर था वो 100 आउट ऑफ वो 72 आउट ऑफ 100 था, 72 था मेरा, केवल प्रैक्टिकल पोर्शन के उस पे, थ्योरेटिकल मैंने इतना पढ़ा भी नहीं था, केवल ऊपर ऊपर से देखा था। चलो आगे बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ। देखिए 1 क्या बात कर रहा है, सबसे पहले वही देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ऑल अदर प्रोडक्शन कॉस्ट आर फिक्स्ड, मतलब ये हमको बता पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि चीफ अकाउंटेंट जो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि कमेंट कीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर के व्यू पे। अब देखो मैनेजिंग डायरेक्टर का व्यू पढ़ते हैं, देखो इधर तक मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ है। एक आपकी जो कंपनी है केपीएल, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अपने करंट में जो इन्वेंट्री सिस्टम है उससे हैप्पी नहीं है और वो चाहता है कि हम जस्ट इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर दें। अब देखिए केपीएल है, अब इधर से जो मेन क्वेश्चन आपको शुरू होता है वो यहाँ से, केपीएल है वो डिपेंड है किस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर पे, जो कि 95% ऑफ एफिशिएंसी पे काम करती है। मतलब अगर हमको जो एफिशिएंट आवर्स हैं वो अपनी 95 एफिशिएंसी पे काम करती है, जैसे 4000 घंटे उसको उसमें कंपनी में काम करने की जरूरत है, 4000 घंटे, लेकिन जो इफेक्टिव आवर्स वो काम करेगी वो 38 आवर्स काम करेगी। आप करके भी देख सकते हैं, 4000 इंटू 90% एफिशिएंसी पे वो काम कर रही है, तो मतलब जो एक्चुअल इफेक्टिव आवर्स हैं वो कितने होंगे आपके 3800 घंटे होंगे एक्चुअल इफेक्टिव आवर्स। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, वो पूछ रहा है, वो बता रहा है हमको कि जो लेबर आवर्स हैं 4000 घंटे हमारे पास काम करती है जो लेबर। फिर अगर जो लेबर है उसको अगर ओवर टाइम पे काम करवाना पड़ता है तो 45% का उसको प्रीमियम देना पड़ता है, और उसका जो आर्ली रेट है वो 110 हमको दे रखा है। फॉर अवॉइडिंग द ओवर टाइम पेमेंट केपीएल करंट प्रोडक्शन है, ठीक है, परचेज प्लान यूटिलाइजेज द फुल अवेलेबल नॉर्मल वर्किंग आवर्स सो दैट द हायर इन्वेंटरी लेवल्स फॉर द मंथ लोअर डिमांड वुड बी एबल टू मीट द सेल्स। मतलब कहने का क्या है, करंट इन्वेंटरी सिस्टम के बारे में इन्होंने बता रखा है, इन्होंने बता रखा है कि हमारे पास 3800 लेबर आवर्स अवेलेबल है। तो अब करंट सिस्टम में ये लोग क्या करते हैं कि जैसे डिमांड आपकी 3150 की है, 3760 की है, तो करंट सिस्टम में ये जो लेबर आवर्स से काम लेते हैं वो 3800 घंटे से ही काम लेते हैं, मतलब जो 3800 घंटे फुल लेबर को यूटिलाइज कर रहे हैं, जबकि डिमांड इनकी एक्चुअल में डिमांड 3150 की, फिर भी ये 3800 घंटे लेबर से काम करा रहे हैं। ऐसा ही इन्होंने पूरे साल किया है अपना, हमको जनवरी से जून तक का डेटा दे रखा है, पूरे साल इन्होंने करंट इन्वेंटरी सिस्टम में क्या किया है, इनकी डिमांड चाहे कुछ भी हो लेकिन ये 3800 घंटे काम कराते हैं।
जिससे ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी इनकी जो डिमांड है जैसे 3800 से ज्यादा हो जाती है, जैसे मार्च में हमारी 4060 हो गई, तो जो जो बचे हुआ जो टाइम है वो ऑलरेडी कवर हो चुका होगा पिछले मंथ में। जैसे इसमें हमारा 260 घंटे एडिशनल रिक्वायर्ड है, जबकि लेबर काम करेगी 3800 घंटे, 260 घंटे और हमको रिक्वायर्ड है। तो जो 260 घंटे हैं वो इन्हीं जनवरी और फरवरी में ही वो कवर कर लेंगे, जिससे कि 260 घंटे ओवर टाइम नहीं कराना पड़े। ये हमारी करंट इन्वेंट्री की पॉलिसी है। फिर केपीएल बता रही है जो हमको आपकी जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है, मतलब लेबर होल्डिंग कॉस्ट है, बेसिकली वो 70 रुपए पर मंथ है और ईच स्टैंडर्ड आवर्स। अब जो हमारा चीफ अकाउंटेंट है वो कह रहा है कि भैया आप उसमें जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अदर इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि जो ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो फिक्स्ड है, ठीक है। जो प्रोडक्शन सेल्स है वो इवनली इंकर्ड है, ठीक है। ये एजम्पशंस बेसिकली हमको बता रखे हैं। लेबर हमारी कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स पर वर्क करती है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको जेआईटी इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी करंट सिस्टम में हमारी टोटल कॉस्ट क्या बैठ रही है। हमने देखा कि जो हमारी प्रोडक्शन है, मैंने आपको बताया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तीनों में ही जो प्रोडक्शन होगा वो 3800 घंटे का ही होगा। 3800 घंटे का इसलिए होगा क्योंकि वो लोग करंट इन्वेंट्री पॉलिसी में 3800 घंटे ही का ही काम ले रहे हैं लेबर से, जिससे कि उनको आगे ओवर टाइम का जो पेमेंट है वो नहीं देना पड़े। अब हम जानते हैं कि प्रोडक्शन हमारा 3800 घंटे का है। इसमें से अगर हम अपनी डिमांड, जो डिमांड है, मतलब डिमांड कितनी है जनवरी में, आप देखेंगे जो डिमांड है वो है 3150 की। अगर हम अपनी प्रोडक्शन में से डिमांड को रिड्यूस कर देंगे, मतलब डिमांड को लेस कर देंगे, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। बेसिकली हमने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करते हैं तो आपका क्या निकल के आता है, डिमांड निकल के आता है। इसी इक्वेशन को उन्होंने कैसे रीऑर्गेनाइज किया है, ओपनिंग इन्वेंट्री में से ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन कर दीजिए, तो इसमें अगर आप डिमांड कर देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ जाएगा। ये हमारा बेसिकली अकाउंटिंग फॉर्मूला है जो आप सभी को आता ही होगा। इन्होंने प्रोडक्शन लिया 3800 घंटे का प्रोडक्शन इन्होंने करवाया, डिमांड से 3150 की, तो हमारे 650 घंटे कितनी हुई, क्लोजिंग इन्वेंट्री में पहुंच गए। 650 जैसे ही हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्री में पहुंचे जनवरी की, तो हमको पता है जो क्लोजिंग होती है वो भी फरवरी की ओपनिंग होगी। तो हमारी फरवरी की ओपनिंग ली, प्रोडक्शन 3800 घंटे का हुआ, रिक्वायरमेंट थी 3760 घंटे की, क्लोजिंग निकल के आई 690 घंटे की। ऐसे ही इन्होंने मार्च में 690 ओपनिंग हुआ, प्रोडक्शन हुआ 3800 घंटे का, डिमांड में 4060 घंटे की थी, तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया वो आया हमारा 430 घंटे का। 430 घंटे का अप्रैल का ओपनिंग बना। ओपनिंग बनने के बाद ऐसे प्रोडक्शन हुआ, डिमांड को लेस किया, 880 घंटे का क्लोजिंग निकला। क्लोजिंग बन गया ओपनिंग, ओपनिंग बन गया फिर दोबारा लेस करके क्लोजिंग बन गया, क्लोजिंग बन के जून का ओपनिंग बन गया। तो आप देख रहे हैं 1030 प्लस 3800 लेस करेंगे आप, जो डिमांड है आपकी 4830 की, तो इधर हमारा जो क्लोजिंग है वो नीला आ जाता है। अब बात आ रही है, हम निकाल रहे हैं अपनी करंट इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट निकालना है, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट निकालना है अंडर द करंट सिस्टम में। तो हमारे पास जो इन्वेंट्री निकल के आई, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकल गई और ओपनिंग इन्वेंट्री भी निकल गई। अब आपको पता है जो हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होती है वो क्या होती है, एवरेज इन्वेंट्री इनटू जो आपको रेट दे रखा है एट द रेट 70%। अब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी अवेलेबल है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी अवेलेबल है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करना है आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए। तो ओपनिंग 0, 0 प्लस 650 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 325 आ गया। ऐसे ही 650 प्लस 690 डिवाइडेड बाय 2 670। बेसिकली इन सब में हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली। जैसे ही अपनी एवरेज इन्वेंट्री निकाली, हमको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है आपकी जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है वो 70 रुपए। देखिए इधर लिख रहा है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आपकी 70 रुपीज है। 70 रुपीज आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है। मल्टीप्लाई करेंगे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट से, तो आपकी टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगी। आपकी ये टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट निकल गई। आप इसका टोटल करेंगे तो आपकी आएगी 2,57,600। मतलब करंट सिस्टम में जो हमारी टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है वो है हमारी 2,57,600। अब बात करते हैं हम अपनी जो जीआईटी सिस्टम है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम है, उसमें हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी बैठेगी। ये सेम अपना परफॉर्मा होगा। देखिए जो हमारी रेलिवेंट ओवर टाइम कॉस्ट है अंडर द जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। अब हम जानते हैं सबसे पहले डिमांड लिखेंगे। डिमांड हमको क्वेश्चन में दे रखी है प्रोडक्शन। अब क्योंकि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम मैंने आपको बताया कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही आप प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारी जो डिमांड है 3150 की, तो हम 3800 का प्रोडक्शन क्यों ही करेंगे, इसलिए हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो 3150 का ही करेंगे। हमारी जो अवेलेबिलिटी है इससे हमको कोई मतलब नहीं, 3800 घंटे हमारे पास अवेलेबल है, बट जो हम प्रोडक्शन करेंगे वो अपनी डिमांड को देख के करेंगे। 3150 की डिमांड है, प्रोडक्शन भी 3150 का होगा, कोई हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं बची। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कुछ नहीं बची। फिर अब हम बात करते हैं फरवरी में 3760 की डिमांड थी, प्रोडक्शन कर दिया 3760 का, तो हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी नहीं लग गई।
मार्च में बात करते हैं, मार्च में 4060 घंटे की रिक्वायरमेंट थी, बट क्योंकि अब हमारी जो लेबर है वो 3800 घंटे ही काम करेगी, तो अब जो हमारे 260 घंटे ऐसे हैं वो हमको ओवर टाइम कराने पड़ेंगे। ओवर टाइम इसलिए कराने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 4060 घंटे की, बट हमारे पास जो लेबर चार्ज अवेलेबल थे वो 3800 घंटे थे, 260 हमको ओवर टाइम कराना पड़ेगा। अब 260 हमको ओवर टाइम कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अप्रैल में 3350 की थी, 3350 हमारे पास अवेलेबल भी थे, 3350 मई में थी तो नहीं अवेलेबल थे, जून में 4830 की थी, बट अवेलेबल हमारे पास 3800 थे। जो डिफरेंस निकल के आया वो है 1030 का, मतलब इतना आपको ओवर टाइम कराना है। अब देखो ओवर टाइम कराना है, क्वेश्चन में एक बात आपको लिखी हुई थी कि जो लेबर है वो 95 एफिशिएंसी में काम करती है, 95% पे अपना काम करती है एफिशिएंसी में। तो मतलब ये है, अगर हमको इफेक्टिव 260 घंटे चाहिए लीवर की, तो ये किसके इक्वल होंगे, ये होंगे आपके 95% के इक्वल, क्योंकि 5% तो लीवर का लॉस होता है ना। तो जो हमारी 260 है वो 95 के इक्वल होंगे, तो अगर हम 260 डिवाइडेड बाय 95% कर दें तो जो हमारा 100% जो लीवर आर है वो निकल के आ जाएंगे। जैसे कि हम करेंगे 1030 डिवाइडेड बाय 95%, तो हमारे टोटल लीवर आर निकल के आ गए। जैसे टोटल लीवर आर्स निकल के आ गए तो अब हमको करना है ओवर टाइम का। देखो हमको पता है नॉर्मल जो लीवर है वो हमारी 110 लेती है, बट क्योंकि हम ओवर टाइम भी करा रहे हैं उससे, तो वो 45% हमारा प्रीमियम चार्ज करेगी। तो जो तुम्हारा ओवर टाइम का जो रेट होगा, लेबर का जो रेट होगा वो कितना होगा, 159.5। आपके जो हमारे टोटल लेबर आवर्स निकल के आ गए, मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपका ओवर टाइम का पेमेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे ओवर टाइम के पेमेंट से, तो टोटल आपकी लेबर कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं जो आपकी टोटल लेबर कॉस्ट निकल के आई जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम में, वो आपकी 2,16,583, इन दोनों को आपने टोटल कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि जेआईटी सिस्टम में आपके 2,16,583 आई, और वहीं आपकी जो नॉर्मल करेंट सिस्टम है उसमें आई 2,57,600। तो इस हिसाब से जो आपकी जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम है उसमें आपकी 41,017 रुपये की सेविंग हुई। इसलिए हम आपको प्रेफर करेंगे आप जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम में जाएं। ठीक है, 2 मिनट आप इसको एब्जॉर्ब कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लाडली सुधनी जे हमारी, तेरा धरानी है श्याम प्यारी, लाडली सुधनी जे हमारी, तेरा धरानी है श्याम प्यारी, बरसाने वाली मेरी राधा रानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। देखिए अपना आता है इलस्ट्रेशन नंबर 2। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। ये है हमारा ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी का क्वेश्चन। तो आपको इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है मैंने ओई का बताया था वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए पहले क्वेश्चन में फालतू की बकवास लिखी है, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, एसपीएम एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आएगा नहीं। तो सबसे पहले हमने देखते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। देखो मैंने आपको बताया ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी को आपको जब भी कैलकुलेट करना है तो आपका जो फॉर्मूला होता है इसका वो क्या होता है, अवेलेबिलिटी रेशियो इनटू परफॉर्मेंस रेशियो इनटू क्वालिटी रेशियो। तो 3 रेशियो को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब बात आती है अवेलेबिलिटी रेशियो। मैंने आपको बताया अवेलेबिलिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका प्लांट प्रोडक्शन टाइम होता है, और एक होता है आपका प्लांट प्रोडक्शन टाइम, एक होता है आपका एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम, मतलब हम जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग टाइम भी वो हम कह सकते हैं। टोटल टाइम में से आप वैल्यूएटेड टाइम माइनस नॉन वैल्यूएटेड टाइम को जो लेस कर देते हैं वो आपका जो टाइम होता है डिवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम। अब बात आती है क्वेश्चन में, सबसे पहले जो हमको कैलकुलेट करना है वो हमको कैलकुलेट करना है प्लांट प्रोडक्शन टाइम। प्लांट प्रोडक्शन टाइम कौन सा टाइम होता है, मैंने आपको बताया था जो आपका टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम में से आप अपना जो प्लांट टाइम होता है, प्लांट टाइम लॉस होता है उसको लेस कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा प्लांट प्रोडक्शन टाइम। अब हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है देखिए,
A 12-hour shift is scheduled to produce a spare part of Kiwi Limited. शेड्यूल इज बिलो 15 मिनट उसका ब्रेक होता है, 10 मिनट क्लीन अप पीरियड होता है, ठीक है। मतलब एक 12 घंटे की शिफ्ट लगती है जिसमें 15 मिनट का ब्रेक होगा, 10 मिनट का क्लीन अप टाइम होगा, ठीक है। फिर आगे बता रखा है साइकिल का जो स्टैंडर्ड टाइम है, एक साइकिल एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का स्टैंडर्ड टाइम वो 10 सेकंड है। स्पेयर पार्ट हमने 3360 मैन्युफैक्चर करे जिसमें 75 स्क्रैप होगा हमारे। अनप्लान डाउन टाइम हमको दे रखा है 36 मिनट का। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में हमको बता रखा है 12 घंटे की शिफ्ट है, तो आप सबसे पहले इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 12 घंटे इंटू 60 करेंगे तो 720 आपके मिनट्स निकल के आ गए। आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि 15 मिनट का आपका ब्रेक डाउन होता है। शिफ्ट एज अ थ्री, मतलब थ्री भी दे रखा है वो, थ्री ब्रेक डाउन ऑफ 15 मिनट ईच। मतलब क्या दे रखा है, शिफ्ट एज 3 15 मिनट ब्रेक्स, मतलब 15 15 मिनट के 3 ब्रेक होते हैं। तो टोटल कितना आपका जो ब्रेक होगा वो होगा 45 मिनट का आपका ब्रेक हो गया। प्लस में क्लीन अप टाइम आपको बता रखा है 10 मिनट का। तो आपका जो प्लांट प्रोडक्शन टाइम है वो कितना होगा 665। मतलब आपने इतना प्लान किया था कि 665 मिनट आपको लगेंगे, बट आपका जो अनप्लान टाइम लॉस है वो भी हुआ है। अब हमने पढ़ा था जो हमारा अवेलेबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है प्लांट प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड, प्लांट प्रोडक्शन टाइम होता है जो आपका वो होता है, उसमें से आप क्या लेस करेंगे, नॉन वैल्यूएटेड टाइम। नॉन वैल्यूएटेड टाइम कितना है आपका 36 मिनट का। एक सेकेंड, हाँ तो देखिए हमको निकल गया प्लांट प्रोडक्शन टाइम, हमको पता है 665 मिनट का है। इसमें से अगर आप डाउन टाइम लेस कर देंगे तो जो आपका एक्चुअल टाइम वर्कड है वो निकल के आ जाएगा आपका। तो आपका जो डाउन टाइम इसमें बता रखा है अनप्लान डाउन टाइम वो है 36 मिनट का। तो अवेलेबिलिटी रेशियो क्या होगा, 665 मिनट्स में से आपने नॉन वैल्यूएटेड टाइम लेस कर दिया जो कि आपका अनप्लान्ड वाला था, अनप्लान्ड डाउन टाइम आपने लेस किया, डिवाइडेड बाय किया आपने टोटल टाइम में से वैल्यूएटेड टाइम जो कि प्लान्ड है और अनप्लान्ड है। मतलब कहने का क्या है, सिंप्लीफाई करता हूं उसको, टोटल टाइम अवेलेबल माइनस करा आपने वैल्यूएटेड टाइम जो कि प्लान है, डिवाइडेड बाय किया आपने टोटल टाइम अवेलेबल लेस वैल्यूएटेड टाइम जो कि प्लान है प्लस में नॉन प्लान है, ठीक है। तो जो एबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला है उसमें आपने वैल्यूज पुट करी, 65 मिनट माइनस 36 डिवाइडेड बाय 665, तो आपका जो आंसर निकल के आता है 94.59%। अब बात करते हैं हमारा जो वो है परफॉर्मेंस रेशियो। परफॉर्मेंस रेशियो कितना होगा, देखो परफॉर्मेंस रेशियो के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है टू प्रोड्यूस द यूनिट्स, अब हमारी जो यूनिट्स है वो है 3360 यूनिट्स। तो 3360 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना बता रखा है, 10 सेकंड बता रखा है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में। तो 10 सेकंड, क्योंकि हम मिनट्स में अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। तो आपका जो एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना आएगा, स्टैंडर्ड टाइम जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 560 मिनट्स का। 360 डिवाइडेड बाय, आप जब वो 6 करेंगे तो आपका क्या निकल गया है 560 आपका स्टैंडर्ड टाइम है। और हमने जबकि एक्चुअल में टाइम कितना लिया है, एक्चुअल में हमने टाइम लिया 665 मिनट, जिसमें से हमारा डाउन टाइम है और आप लेस कर दीजिए, डाउन टाइम हमको दे रखा है 36 मिनट का। तो जो हमारा परफॉर्मेंस रेशियो वो निकल के आ जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन में कर रखा है 560 मिनट मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, 560 में और 665 माइनस 36 करेंगे 629, तो आपका जो परफॉर्मेंस रेशियो वो निकल के आ जाएगा। क्वालिटी रेशियो आपकी गुड यूनिट्स कितनी है, गुड यूनिट क्वेश्चन में बता रखा है आपकी 75 हमारी स्क्रैप हो गई, मतलब 3360 में से 75 लेस कर दीजिए डिवाइडेड बाय 3360। तो आपका जो क्वालिटी रेशियो 3360 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 3360, तो आपको क्वालिटी रेशियो भी निकल के आ जाएगा। तीनों रेशियो का जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, 2 मिनट एब्जॉर्ब कीजिए फॉर्मूले को। अवेलेबिलिटी टाइम इनटू परफॉर्मेंस रेशियो इनटू आपका क्वालिटी रेशियो। अवेलेबिलिटी जो रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, प्लान प्रोडक्शन टाइम में से आप जो नॉन वैल्यूएटेड टाइम है जो कि आपका अनप्लान है उसको लेस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय कर दीजिए प्लान प्रोडक्शन टाइम से। परफॉर्मेंस रेशियो का फॉर्मूला स्टैंडर्ड टाइम अपॉन में एक्चुअल आपका जो टाइम लगा है, और क्वालिटी रेशियो गुड यूनिट जितनी आपने एक्सेप्ट करी है डिवाइडेड बाय आप कर दीजिए टोटल यूनिट आज जितनी आपने प्रोड्यूस करी है। 2 मिनट एब्जॉर्ब कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, बरसाने वाली, मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली, मेरी राधा रानी, बरसाने वाली, मेरी राधा रानी, बरसाने वाली, मेरी राधा रानी।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे हिसाब से इलस्ट्रेशन तो इसमें खत्म हो गए हैं चैप्टर में। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसके काफी सिंपल है। हाँ, देखिए, सबसे पहले हमारा जस्ट इन टाइम का क्वेश्चन है। सबसे पहले वो करा है, एक्सप्लेन कीजिए जस्ट इन टाइम को। देखो, फालतू बकवास क्वेश्चन, थ्योरी पेपर है नहीं, कुछ रेलिवेंस रखता नहीं है। कैलकुलेट कीजिए टॉक टाइम। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, टॉक टाइम को हम और किस नाम से जानते हैं? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम के नाम से। ये जो मैंने आपको इसका फॉर्मूला क्या बताया था, जो ये होता है, ये होता है हमारा एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना हमारा एवरेज टाइम लगा। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है आपका टॉक टाइम का, जो हमारा टोटल टाइम है उसमें से आप क्या लेस कर देंगे? डाउन टाइम आप उसमें से लेस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय आपकी जो टोटल यूनिट्स है। ये आपका उसका फॉर्मूला होता है टॉक टाइम का। अब देखिए, हमको जो क्वेश्चन में बता रखा है, ऊपर फालतू की बकवास फेल रखी है, इसको कोई मतलब ही नहीं है हमको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपका जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है। फर्दर, ये जो कंपनी आपकी वो डिसाइडेड करती है सिंगल पीस फ्लो, ठीक है। जो एक ऑर्डर इसने रिसीव किया है टू मैन्युफैक्चर 10 मोटर को मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर रिसीव किया है। टोटल प्रोडक्शन टाइम टू प्रोड्यूस 480 मिनट है। मतलब जो टोटल टाइम मैंने आपको बताया 480 मिनट है, जिसमें से आपका नॉर्मल प्रैक्टिस है 30 मिनट आपके स्पेंड हो जाते हैं शट डाउन एंड क्लीनिंग में। मतलब 30 मिनट आपका क्या होगा? डाउन टाइम हो गया। 30 मिनट आपका डाउन टाइम हो गया। और आपकी टोटल यूनिट्स कितनी बनाओगे आप इस टाइम में? 10 आप मोटर बनाओगे। तो जो आपका टॉक टाइम या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है वो कितने का होगा? 450 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपका जो 45 मिनट आपका टॉक टाइम निकल के आता है। एडवाइस कीजिए वेदर द कंपनी शुड शिफ्ट टू द जेआईटी। जेआईटी में उसको शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये डिसीजन किस पर डिपेंड करता है कि हम जेआईटी में शिफ्ट करें या नहीं करें। तो मैंने आपको इसके लिए बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो हमको बताता है कि हमको जेआईटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी होता है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वैल्यू एडेड टाइम अपॉन वैल्यू एडेड टाइम प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है दोनों ही सिस्टम में, ट्रेडिशनल सिस्टम में भी और जीआईटी सिस्टम में, दोनों में ही हम मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी ज्यादा होगी, हम कहेंगे उसी सिस्टम में आप शिफ्ट कर जाइए। अब वैल्यू एडेड टाइम हमको पता है, प्रोसेसिंग टाइम का ही दूसरा नाम होता है वैल्यू एडेड टाइम। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूले में पुट करते हैं, 60 हमारा वैल्यू एडेड टाइम होगा। अब नॉन वैल्यू एडेड टाइम क्या होगा? ये सारा टाइम हमारा वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम का टोटल है। मतलब वैल्यू एडेड तो 60 हो गया, और नॉन वैल्यू एडेड ये होगा। तो टोटल टाइम कितना है हमारे पास? आप देखिए, 60 प्लस 80 120 प्लस 20 140 और 60 200। मतलब जो हमारा वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम है वो है 200। 60 डिवाइडेड बाय 200। और इसमें क्या होगा? हमारा वैल्यू एडेड टाइम हमको पता है 40 है जीआईटी में। टोटल हमारा टाइम कितना है? 50 60 और 40 100। तो आप जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है उसको कैलकुलेट कीजिए। 60 डिवाइडेड बाय जब आप 200 करेंगे तो आपको जो आंसर निकल के आता है वो आता है 30%। इसमें 30% की मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है, इसमें हमारी 40% की मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है। तो हम कहेंगे कि भैया आपको जीआईटी में शिफ्ट कर जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है वो जीआईटी में ज्यादा है, 40% है, जबकि नॉर्मल सिस्टम में आपकी केवल 30% है। ठीक है। एडवाइस वेदर द कंपनी शुड शिफ्ट टू जीआईटी। यस, बिल्कुल शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है वो जीआईटी में ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इतने 2 मिनट आप इसको एब्जॉर्ब कीजिए। मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, सोने वाली को। देखिए, चलो शिफ्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द बेनिफिट और लॉस टू द कंपनी अंडर करेक्ट। मतलब जीआईटी और करंट सिस्टम दोनों में ही हमको कंपैरिजन करना है। वही जीआईटी का ही क्वेश्चन है। वो कंपैरिजन के लिए एक चार्ट बनाते हैं, एक पेज इंसर्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और वैसे ही आप अपना आंसर है उसको सॉल्व करते जाएंगे। देखिए, ये करंट सिस्टम हो गया, ये जीआईटी का सिस्टम हो गया। ठीक है,
जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्व होता चला जाएगा। देखिए इधर ये हमको बता रखा है, एक मैन्युफैक्चर है वो जीआईटी इंप्लीमेंट करना चाहता है, ठीक है। अब करंट सिस्टम में, करंट पॉलिसी में इंफॉर्मेशन बता रखा है कि वो रॉ मटेरियल को 1 महीने के लिए स्टोर करके रखता है और फिनिश्ड गुड को 1 वीक के लिए स्टोर करके रखता है, ठीक है। फिर अब बता रखा है हमको कंपनी ने इंट्रोड्यूस करी जीआईटी सिस्टम। डिटेल्स ऑफ द रॉ मटेरियल इन्वेंटरी आर गिवन बिलो। रॉ मटेरियल की डिटेल्स हमको बता रखी हैं। जो एवरेज इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड बाय द कंपनी थ्रू आउट द ईयर, वो कितनी है, 1 करोड़ रुपए की वो इन्वेंटरी रखता है रॉ मटेरियल की, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। अब जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो है 12 करोड़ रुपए। बाय मूविंग, मतलब अब जो ट्रेडिशनल सिस्टम में हमको पता चल गई कि हमारी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कितनी है, तो 12 करोड़। तो यहाँ पे लिख लेंगे करंट सिस्टम में हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 12 करोड़। ये सारी फिगर्स आपकी करोड़ में है। Then by moving to the JIT, the procurement system, the company aims to eliminating the holding this stock completely, ठीक है। और जो supplier will now be responsible for quality check of the raw material in such a that raw material will be assembly line as soon as delivered। फालतू की बकवास दे रखी है। बता रहा है कि अब जैसे ही JIT में शिफ्ट करेंगे तो आपका जो वो है इन्वेंट्री है आप रॉ मटेरियल की वो होल्ड नहीं करेंगे। जो सप्लायर है वो आपका रेस्पॉन्सिबल होगा क्वालिटी चेक करने के लिए। अब क्योंकि जो सप्लायर रेस्पॉन्सिबल है क्वालिटी चेक करने के लिए, तो उसके लिए वो एडिशनल पैसा भी चार्ज करेगा। टू कंपेंसेट द रिस्क ऑफ होल्डिंग द इन्वेंटरी टू प्रोवाइड द जस्ट इन टाइम, द कंपनी इज विलिंग टू पे द हायर प्रोक्योर टू रॉ मटेरियल, देयरफॉर द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 30%। मतलब जो रॉ मटेरियल्स पहले 12 करोड़ का परचेस कर रहे थे अब वो 30% से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो सप्लायर है वो आपको क्वालिटी जो है उसको भी चेक करके दे रहा है। तो जो हमारी रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है जीआईटी में वो कितनी हो जाएगी, 15 करोड़ 60 लाख की। फिर और देखिए और क्या बता रखा है, कंसिक्वेंटली द क्वालिटी चेक एंड द मटेरियल हेल्डरिंग कॉस्ट विल बी रिड्यूस बाय द 1 करोड़ पर ईयर। मतलब जो ट्रेडिशनल सिस्टम में आपकी 1 करोड़ जो कॉस्ट लग रही थी वो रिड्यूस हो जाएगी क्वालिटी चेक की। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी जीआईटी में कितनी लग रही है, जीआईटी में आपकी लग रही है 15 करोड़ 60 लाख की। और जो आपकी आप इसमें बता रखा था हमको कि 1 करोड़ की जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है जो आपकी करंट सिस्टम में लग रही थी वो कितनी थी, 1 करोड़, जो कि जीआईटी में अब नहीं लगेगी, क्योंकि आपने जो मटेरियल है वो सप्लायर से ही आप उसकी क्वालिटी चेक करा के ले रहे हो। Consequently, the quality and the material handling cost will be reduced by 1 crore per year. Similarly, the insurance cost of 20 लाख per year will not be incurred। मतलब जीआईटी में आपको 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस का भी फायदा है। तो मतलब करंट सिस्टम में आपकी जो 20 लाख रुपए की कॉस्ट है इंश्योरेंस के नाम पे भी इनकर्ड हो रही होगी, इंश्योरेंस के नाम पे इनकर्ड हो रही है आपकी करंट सिस्टम में, बट जीआईटी में वो इनकर्ड नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बता रहा है क्वेश्चन, रॉ मटेरियल इज स्टोर्ड इन द वेयर हाउस डेट द कंपनी रेंट, 3 करोड़ का रेंट भर रही है कंपनी जिसमें रॉ मटेरियल स्टोर है, बट जीआईटी में अब ये रिक्वायर नहीं होगा क्योंकि हम रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वही स्टोर नहीं कर रहे। रॉ मटेरियल को हम स्टॉक में लगा ही नहीं रहे क्योंकि हम जब भी परचेस करेंगे जब हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो करंट सिस्टम में हमारी और कौन सी कॉस्ट लग रही है, करंट सिस्टम में हमारी जो रेंट है वो जा रहा है, वेयर हाउस का रेंट है कितना, 3 करोड़ पर एनम का वो रेंट है, और जो कि जीआईटी में नहीं जा रहा। तो हम ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी है। प्रोडक्शन के बारे में बताया, प्रोडक्शन इस 1.5 लाख पर ईयर, ठीक है। द कंपनी प्लान्स टू मेंटेन द फिनिश्ड गुड इन्वेंटरी 1 वीक का रख रही है, ठीक है। डेस्पाइट टू कंप्लीट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब फालतू की बकवास दे रखी है, पढ़ना चाहो पढ़ लो, कुछ नहीं है दे रखा। इसमें बता रखा है जैसे ही लेबर वर्क करती है 8 घंटे पर डे में 8 घंटे लेबर काम करती है, लेकिन जो जेआईटी में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो शॉर्टेज, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने के कारण क्या हो सकता है, आपका जो स्टॉक आउट हो सकता है 3000 यूनिट का। मतलब जैसे आप करंट सिस्टम में तो आप रॉ मटेरियल का पहले से ही स्टोरेज करके रख रहे हैं, बट जो जैसे ही आप जेआईटी में शिफ्ट करते हैं तो आप जो रॉ मटेरियल है उसका स्टोरेज तो करके रख नहीं रहे, तो आपका जो 3000 यूनिट है उसका स्टॉक आउट होने का खतरा है। अब एक कंपनी ने क्या किया, क्योंकि 3000 यूनिट का स्टॉक आउट होने का खतरा है, तो कस्टमर खराब हो जाएंगे कंपनी के। तो इसलिए कंपनी ने जो स्टॉक आउट की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया, कंपनी ने किया, देयरफॉर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू मेक अप द लॉस्ट प्रोडक्शन आवर्स द लेबर कैन वर्क द ओवरटाइम फॉर 10 लाख पर एनम। मतलब जैसे 3000 यूनिट का स्टॉक आउट होगा तो कंपनी ने एक कहा कि जो आपकी जो लेबर है उससे हम ओवरटाइम कहा के इस स्टॉक आउट को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कितना हो जाएगा ये, द मैक्सिमम कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ आवर लेबर्स कैन वर्क, मतलब स्टॉक आउट रिड्यूस टू 2000 यूनिट। मतलब जैसे जेआईटी में पहले 3000 का स्टॉक आउट हो रहा था, अब वो 3000 से रिड्यूस होकर आपका 2000 का स्टॉक आउट हो जाएगा अगर आप 10,000 रुपए लेबर को और दें। मतलब लेबर पे आपको स्पेंड करने पड़ेंगे 10 लाख रुपीस, जिससे कि आपका जो 1000 यूनिट का स्टॉक आउट है वो बच जाएगा। करेंटली सेल प्राइस हमको बता रखा है 5000 यूनिट्स का है, वेरिएबल कॉस्ट हमको बता रखी है 2000 यूनिट्स की, और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 750 पर एनम का, रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 800 पर यूनिट है। ये करंट सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है, बट 30% इंक्रीज हो जाएगी अगर आप जीआईटी में शिफ्ट करेंगे तो।
तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, क्योंकि हमारा 2000 यूनिट का अब जेआईटी में स्टॉक आउट होगा, तो उसकी जो हमारा लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो भी हमको जेआईटी में कंसीडर करना पड़ेगा, जेआईटी की कॉस्ट में। तो हम सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, जो हमारा करंट सिस्टम है उसमें कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। 5000 यूनिट की हमारा सेलिंग प्राइस है, और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट हमको दे रखी है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 2000 की, 750 का हमको बता रखा है कि हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होते हैं, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें हमारा वो कितना, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो करंट सिस्टम है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 2250 का, सॉरी मैंने गलती लिख दिया यहाँ पे, 2250 का। 5000 माइनस 2000 3000, 3000 में 750 गए तो 2250, 2250 का रहा है करंट सिस्टम में। बट क्योंकि अगर हम जीआईटी में शिफ्ट कर जाएंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट 30% से इंक्रीज हो रही है, मतलब जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है जो 2000 है उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 240 रुपए का। कैसे, 1040 का पहले जेआईटी में रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, पहले कितने खरीद रहे थे 800 रुपए का, तो 240 रुपए का हमारा रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। तो जेआईटी में कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आएगा, 5000 का सेल करेंगे, 2000 रुपए की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो लगेगी लगेगी सॉरी, माइनस करेंगे आप जो आपका 240 रुपए आपको रॉ मटेरियल के लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं, 240 रुपए और लेस करेंगे, माइनस करेंगे आप 750 रुपए, जो कि आपका वो है वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा जीआईटी में वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आता है आपका 2010 रुपए का जीआईटी में आपका कंट्रीब्यूशन। क्योंकि अब हम जीआईटी में कॉस्ट निकाल लें, अब हमको पता है कि 2000 यूनिट्स का हमारा स्टॉक आउट होगा। अगर हम जीआईटी में जाते हैं तो हमारा 2000 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, तो जो जीआईटी में हमारा 2000 यूनिट का लॉस होगा, तो इसको हम कंट्रीब्यूशन से जब अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल लॉस निकल जाएगा, जीआईटी में कितना लॉस होगा हमको। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 2000, तो आपको जो आंसर निकल के आता है वो आता है 40,20,000 रुपए का हमको जीआईटी में एडिशनल नुकसान होगा। प्लस में हमको 10 लाख रुपए लेबर को और पे करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारा जो स्टॉक आउट है वो 1000 यूनिट से रिड्यूस हो जाए। तो अपने स्टेटमेंट में आते हैं जो हम बना रहे हैं। देखिए जीआईटी में अब हमको और क्या क्या खर्चा होगा, एक तो लेबर को हमको ओवर टाइम देना पड़ेगा, ओवर टाइम कितने का देना पड़ेगा, 10 लाख रुपए का, 0.1 का हमको ओवर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ में हम वैल्यू लिख रहे हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम में कोई भी ओवर टाइम नहीं देना। प्लस में हमको क्या देना पड़ेगा, हमको पता है कि जो स्टॉक आउट हो रहा है जिससे हमारा कंट्रीब्यूशन का कितना लॉस हो रहा है, ट्रेडिशनल सिस्टम में कोई भी लॉस नहीं हो रहा, बट जीआईटी में जैसे ही हम जाते हैं तो हमको 40,20,000 का लॉस हो रहा है, 40,20,000 का हमको ट्रेडिशनल सिस्टम में लॉस हो रहा है। तो हम निकाल देते हैं, टोटल कॉस्ट निकालिए अपनी जीआईटी में भी और करंट सिस्टम में भी। 12 + 1 3 करोड़, 3 करोड़ + 3 करोड़, और 12 + 1 13 करोड़, 13 + 3 16 करोड़, 16 करोड़ 20 लाख रुपए हमारी कॉस्ट निकल के आती है ट्रेडिशनल सिस्टम में। 16.2 करोड़ हमारी निकल के आती है ट्रेडिशनल सिस्टम में, और जबकि हम जीआईटी में कॉस्ट निकालते हैं 15.6 प्लस आप कीजिए 0.1 प्लस कीजिए आप 0.402, तो आपकी जो ट्रेडिशनल वो जीआईटी सिस्टम है उसमें कॉस्ट कितनी निकल के आती है, 16 करोड़ 10,20,000। ठीक है, ये आपकी ट्रेडिशनल सिस्टम में कॉस्ट निकल। तो आप देख रहे हैं कि जीआईटी सिस्टम में आपको सेविंग कितने की हो रही है, जीआईटी सिस्टम में आपको सेविंग हो रही है, सिंपल कर देता हूँ आपके लिए, ये है आपका 16 करोड़ 20 लाख, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये है आपका 16 करोड़ 10 लाख 20,000। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा आपकी जो सेविंग है वो कितनी की है, 16 करोड़ 20 लाख में से जब आप लेस करेंगे आप कितना, 16 करोड़ 10 लाख 20,000, देन आपकी जो सेविंग निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 9,80,000 की आपकी सेविंग निकल के आती है जीआईटी सिस्टम में। इसलिए हम कहेंगे आपसे कि आप जीआईटी सिस्टम में शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि आपकी 9,80,000 की सेविंग हो रही है जीआईटी सिस्टम में। यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि आपको क्या जीआईटी सिस्टम में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो सेविंग है वो हो रही है 9,80,000 रुपए की। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि आपसे आप जीआईटी सिस्टम में शिफ्ट कर जाइए। अब बात एक चीज और आती है
वो आती है। अभी हमसे पूछा रिकमेंड द मैनेजमेंट टू कंसिडर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द जेआईटी फैक्टर्स। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। अभी हमसे पूछ रहा है कि आप एक चीज और बता दीजिए हमको, जैसे ही आप जेआईटी सिस्टम में शिफ्ट कर जाएंगे तो आपको 9,80,000 का आपको बेनिफिट हो रहा है। तो आप इसमें ये बता के एवरेज रिटर्न हमारा कितना आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 15% आता है। तो हमारा जो 9,80,000 है, अगर हम इसको बाहर कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो 15% के रेट से जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको प्रॉफिट कितना होगा इसमें, 9,80,000 मल्टीप्लाई बाय 15%। अगर आप इसको 9,80,000 को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1,47,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे आप जेआईटी में शिफ्ट कीजिए, जिससे कि आपका 9,80,000 रुपये बचेगा, जिसको आप 15% के हिसाब से कहीं भी इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका 1,47,000 का रिटर्न आएगा। 2 मिनट एब्जॉर्व कीजिए, देन आगे बढ़ेंगे। चलो देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्या बात कर रहा है, 3 हमसे पूछा ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है। यहीं की यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखिए एक क्वेश्चन बता रखा है, एक कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है पार्ट्स को, 2 शिफ्ट में वो ऑपरेट करती है। जिस देखिए इट वर्क्स 2 शिफ्ट ऑफ 9 आवर्स ईच फॉर 6 डेज इन अ वीक। मतलब कहने का क्या है, वो वर्क करती है 2 शिफ्ट में, और हर एक शिफ्ट में कितने घंटे काम करती है, 6 घंटे काम करती है, और एक वीक में 6 दिन काम करती है वो। लंच ब्रेक 30 मिनट का होता है, अदर मिसलेनियस ब्रेक 15 मिनट का होता है एक शिफ्ट में। और हमको 4 वीक्स का डेटा दे रखा है। 4 वीक्स में हमारा जो प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो 15 मिनट पर शिफ्ट का है, टोटल ब्रेक डाउन 6 घंटे का है टोटल, और पावर सेटअप 14 घंटे की है टोटल, पावर फेलियर 4 घंटे का है, और स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है, और पार्ट प्रोड्यूसर के। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अवेलेबिलिटी रेशियो अपना, अवेलेबिलिटी रेशियो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जो हमारा टोटल टाइम है। देखिए जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन आए शिफ्ट से रिलेटेड आए, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा, आप कैलकुलेशन हमेशा शिफ्ट के हिसाब से कीजिए। जैसे एक शिफ्ट में आपको बता रखा है इसमें 9 घंटे काम होता है, तो एक शिफ्ट में 9 घंटे का होता है, तो हम मिनट्स में इसको कन्वर्ट करते हैं 9 into 60 जब आप करोगे तो कितने आते हैं आपके, 540 मिनट आते हैं। एक शिफ्ट में आप 540 मिनट काम कर रहे हो, जिसमें से आप सबसे पहले अपना प्लांट टाइम लॉस माइनस कर दीजिए। प्लांट टाइम लॉस हमको पता है लंच ब्रेक होगा हमारा, लंच ब्रेक कितने का है, 30 मिनट का, और जो अदर मिसलेनियस ब्रेक हैं वो कितने हैं, 15 मिनट्स के हमारे अदर ब्रेक्स होंगे, ठीक है। और हमारे प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कितना है, 15 मिनट हमारे प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो हमारा जो प्लांट टाइम है वो कितना आता है, 540 में से आप 60 प्लस करेंगे तो आते हैं आपके 440 मिनट, 480 मिनट ऐसे हैं जो आपका प्लांट टाइम है। मतलब टोटल प्लांट टाइम इतना है। अब आप इसमें से जो हमको रेशियो में हमको अपना डिनोमिनेटर मिला 480 मिनट, 480 मिनट हमारे ऐसे हैं जो कि हमारा टोटल टाइम में से हमने क्या लेस किया, अपना प्लान टाइम लॉस, प्लान टाइम लॉस लेस किया। अब हमने देखा था कि जो टोटल प्लान टाइम है, इसमें से अगर हम अनप्लान्ड टाइम लॉस लेस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा टोटल टाइम, बट एक्चुअल टाइम हमने कितना काम किया है। तो अब हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बारे में, जो हमारा अनप्लान्ड टाइम लॉस है वो हमको बता रखा है टोटल ब्रेकडाउन 6 घंटे का है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस सेटअप है 14 घंटे का, पावर फेलियर है 4 घंटे का। तो इस हिसाब से जो हमारा टोटल अनप्लान्ड टाइम लॉस है वो कितना हुआ, 6 घंटे प्लस 14 घंटे प्लस 4 घंटे, मतलब 6 प्लस 14 प्लस 4। तो इस हिसाब से जो अनप्लान टाइम लॉस हुआ है वो हुआ 24 घंटे का। 24 घंटे का जो अनप्लान टाइम लॉस है वो कितने, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं मिनट्स में, इंटू 60 कर देंगे। जब हमने किया, अब हमको पता है कि ये जो हमारा टाइम है ये हमारा टोटल दे रखा है, टोटल में दे रखा है। टोटल का मतलब क्या है, जो हमको ये डेटा दे रखा है 4 वीक्स का, देखो क्वेश्चन में बता रखा है हमको, जो डाटा हमको दे रखा है 4 वीक्स का दे रखा है। 4 वीक्स का डेटा है तो डिवाइड करेंगे 4 वीक्स, 4 वीक्स का डेटा है करेंगे आप। हमको पता है एक वीक में 6 दिन काम होता है, और एक दिन में कितने घंटे काम होता है, एक दिन में हमको पता है 9 घंटे काम चलता है अपना। नहीं, देखिए यहाँ पे 4 वीक काम होता है, 4 वीक काम होता है, और 6 दिन काम होता है एक वीक में। और आपकी एक दिन में कितनी शिफ्ट चलती है, 2 शिफ्ट चलती हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा एक शिफ्ट में
जो टोटल अनप्लान टाइम लॉस है वो निकल के आ जाएगा। 24 घंटे इंटू 60 जब आप करेंगे तो 1440 मिनट डिवाइडेड बाय आपकी एक 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप एक वीक में 6 दिन है डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, और फिर एक दिन में कितनी शिफ्ट चलती है, 2 शिफ्ट चलती है। तो मतलब आपका जो 30 मिनट्स है पर शिफ्ट, आपका 30 मिनट ऐसा है जो कि आपका अनप्लान टाइम लॉस है। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 घंटे प्लस 14 घंटे प्लस 4 घंटे 24 घंटे को इंटू 60 करेंगे, आपका मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे 4 वीक्स में चलता है, आप 4 वीक करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे आप एक वीक में 6 दिन है, 6 दिन से डिवाइड करेंगे और एक दिन में 2 शिफ्ट चलती है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो हमारा जो अनप्लान टाइम लॉस आता है वो 30 मिनट्स का आता है। तो जो हमारा एबिलिटी रेशियो है क्या होगा, 450 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100, तो हमारा जो एबिलिटी रेशियो निकलता है 93.75 का। जो एबिलिटी रेशियो है वो कितना निकल के आया, 93.75 का। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस रेशियो की। परफॉर्मेंस रेशियो मैंने बताया आपको, आपका स्टैंडर्ड टाइम फोन में आपका जो एक्चुअल टाइम आपको लगा है। स्टैंडर्ड टाइम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखिए इधर दी गई है। स्टैंडर्ड टाइम है हर पीस को बनाने के लिए 3 मिनट लगता है, और हमने कितने पीस बनाए हैं, 140 पीस हमने बनाए हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना हो जाएगा, 140 इंटू 3 आपका स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। एक्चुअल टाइम कितना होगा आपका, एक्चुअल टाइम हमको बस बता रखा है, देखिए इधर भी हमको डाटा दे रखा है पर शिफ्ट के हिसाब से दे रखा है, इसलिए हम जो एक्चुअल टाइम लेंगे वो पर शिफ्ट का ही लेंगे, और पर शिफ्ट में हमको पता है एक्चुअल टाइम जो हमारा लगा है वो है 480 माइनस 30, मतलब 450 मिनट हमको लगा है एक्चुअल। तो हमारा जो परफॉर्मेंस रेशियो है कितने का जाएगा, 140 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100 जब आप करते हैं तो 93.33% हमारा परफॉर्मेंस रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा क्वालिटी रेशियो की। देखो क्वालिटी रेशियो मैंने बताया था आपकी गुड यूनिट डिवाइडेड बाय आपकी जो टोटल यूनिट्स है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है गुड यूनिट्स कितनी है आपकी, जो आपकी गुड यूनिट्स है वो दे रखी है 131 पार्ट एक्सेप्टेड, और जो आपकी टोटल प्रोड्यूस है वो है 140। 131 डिवाइडेड बाय 140 कीजिए, आपका जो रेशियो निकल के आएगा 21 डिवाइडेड बाय 140, ये आएगा आपका 93.57 समथिंग ये आएगा आपका। तो आपका ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों रेशियो को, एबिलिटी रेशियो इंटू परफॉर्मेंस रेशियो इंटू क्वालिटी रेशियो, तो आपका जो टोटल निकल के आएगा 93.57 इंटू कीजिए आप 93.33 इंटू कीजिए, एबिलिटी रेशियो 93.75 आपका जो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, निकल के आता है 81.87 समथिंग आपका जो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी है वो निकल कर आता है। ठीक है, 2 मिनट एब्जॉर्ब कीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी हमारा ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी की बात कर रहा है। सबसे पहले निकालते हैं अवेलेबिलिटी रेशियो। अवेलेबिलिटी रेशियो निकालने के पहले हम टाइम निकालते हैं। देखिए इसमें बता रखा है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है अपनी, प्लांट ऑपरेट कर रहा है डबल शिफ्ट में, एक दिन में 2 शिफ्ट चलती हैं, और ये हर एक शिफ्ट है 8 घंटे की एक शिफ्ट है, जिसमें 25 मिनट लंच ब्रेक है, 10 मिनट टी ब्रेक है। ठीक है, और हमको ये बता रखा है 19 अप्रैल 2023 का डेटा वेडनेसडे का। अब क्योंकि हमको ये एक दिन का डाटा बता रखा है तो आप इसमें हमेशा याद रखना कि 2 शिफ्ट चल रही है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, क्योंकि हमको डेटा बता रखा है और हमको बता रखा है एक दिन में हमारी 2 शिफ्टें चलती हैं, तो ये जो डाटा दे रखा है वो 2 शिफ्ट का डाटा। ठीक है, अवेलेबिलिटी रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हमारा जो टोटल टाइम है, हमारे पास टोटल टाइम कितना है, 8 घंटे पर शिफ्ट के हिसाब से काम करते हैं, 8 इंटू 60 करेंगे तो 480 मिनट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से आप
प्लान टाइम लॉस लेस करेंगे पर शिफ्ट का। हमको पता है 25 मिनट हमारा लंच में जाता है, 10 मिनट हमारा टी में जाता है, ठीक है। तो हमारा जो प्लान टाइम लॉस है वो कितना निकल के आता है, 435। तो जो हमारा प्लान टाइम लॉस है वो निकल के आता है 445 का। तो अवेलेबिलिटी रेशियो में 445 यहाँ लिखेंगे। 445 में से आप अनप्लान टाइम लॉस कितना है आपका, अनप्लान टाइम लॉस हमको बता दें 90, बट ये जो 90 है वो 2 शिफ्ट का डेटा है और हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 शिफ्ट का, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 45 मिनट्स का आपका होगा अनप्लान टाइम लॉस। तो जो हमारा एबिलिटी रेशियो निकल के आता है 445, तो आपका जो एबिलिटी रेशियो है वो निकल के आएगा 89.89 समथिंग, ये निकल के आता है, ठीक है, 89.89। अब बात करते हैं अपने परफॉर्मेंस रेशियो की। परफॉर्मेंस रेशियो क्या निकल के आएगा, आपकी जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम कितना है 2.5 पर टैबलेट, 2.5 इंटू कीजिए आप, टैबलेट कितने हैं आपके 280, लेकिन जो 280 हैं वो आपके दे रखे हैं 2 शिफ्ट का, हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 शिफ्ट का, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 280 140 टैबलेट हमारे 1 शिफ्ट में बनी। अब हमारा जो एक्चुअल टाइम है वो कितना लगा, 445 माइनस 400, 400 हमारा लगा एक्चुअल टाइम। तो परफॉर्मेंस रेशियो का निकल गया 140 डिवाइडेड बाय कीजिए 400। देखिए मैं भी आपके साथ कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो प्रेफर यही करूँगा आप सभी भी कैलकुलेशन करते रहें। 87.5 हमारा परफॉर्मेंस रेशियो निकल के आया। अब आता है हमारा परफॉर्मेंस रेशियो के बाद क्वालिटी रेशियो। क्वालिटी रेशियो कितना निकल के आएगा, हमको पता है कि जो आपकी क्वालिटी क्वालिटी लॉस ड्यू टू द स्क्रैप दे रखा है 40 और टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस दे रखी है 280, तो हमारी गुड यूनिट एक्सेप्ट करती है 280 माइनस 40, तो हमारी जो 240 यूनिट है वो गुड यूनिट है, बट क्योंकि ये 2 शिफ्ट का डेटा है, एक शिफ्ट में हमारी कितनी यूनिट्स होंगी 120 यूनिट हमारी गुड यूनिट्स होंगी, और टोटल प्रोड्यूस यूनिट कितनी है 140, 280 का आधा करिए 140, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 120 डिवाइडेड बाय 140। क्वालिटी निकल के आता है वो आता है निकल के आएगा आपका 85.71। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए तीनों रेशियो का, कीजिए आप 85.5 कीजिए आप 89.89, आपका जो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी निकल के आएगा वो कितना है 77.04, ठीक है। समथिंग ये आपका ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी निकल कर आएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। शायद मेरे से कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है, एक सेकंड। देखिए 89.89 आपका है अवेलेबिलिटी रेशियो। परफॉर्मेंस रेशियो कितना निकला आपका 87.5, इंटू कीजिए आप कितना क्वालिटी रेशियो, क्वालिटी रेशियो कितना है आपका 85.71। तो आपको जो अवेलेबिलिटी वो जो आपका ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी है वो निकल गया है 67.41। मेरे से क्लरिकल एरर हो गया है यहाँ पे। तो आपका ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी कितना निकलेगा 67.41, ठीक है। एब्जॉर्ब कीजिए 2 मिनट, फिर आगे चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 5वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है स्टेट द एप्रोप्रिएट अप्रोच टू द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट। मैंने बताया था आपको टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट को ही हम बोलते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। मतलब ये बात ही कर रहा है हमारा ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी की। तो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी को डिफाइन करना है, जिससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। आगे चलते हैं। क्वांटिफाई द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्मेंस ऑफ द एबव मेंशन इक्विपमेंट। अब वो पूछ रहा है, वो कह रहा है हमसे कि आप इसको क्वांटिफाई कीजिए, मतलब ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी कैलकुलेट करके दीजिए। ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी कैलकुलेट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अवेलेबिलिटी रेशियो निकालते हैं। अवेलेबिलिटी रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं टोटल टाइम कितना है हमारा। क्वेश्चन में बता रखा है हमारा टोटल टाइम वर्क ड्यूरिंग द मंथ। अब देखिए यहाँ पर कैच है, कैच क्या है, टोटल टाइम वर्क ड्यूरिंग द मंथ। हमको टाइम वर्क दे रखा है। टाइम वर्क का मतलब क्या होता है, टाइम वर्क का मतलब वो टाइम होता है जिसमें एक्चुअली काम किया। मतलब ये हमारी बात कर रहा है 210 घंटे जो हमने एक्चुअल में काम किया। मतलब इसमें से टोटल टाइम अवेलेबल माइनस अगर आप करें प्लान टाइम लॉस माइनस अनप्लान टाइम लॉस, वो चीज़ दे रखी है हमको 210 घंटे। अब क्योंकि हमको टोटल टाइम वर्क डिनोमिनेटर में हमको चाहिए टोटल टाइम माइनस में टोटल प्लान टाइम लॉस।
अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल टाइम वर्क है उसमें हमारा जो हमारा अनप्लान टाइम लॉस है उसको ऐड कर देंगे। अनप्लान टाइम लॉस कितना है हमारा, अनप्लान टाइम लॉस हमको दे रखा है 28 घंटे का, तो 28 घंटे आप इसमें ऐड कर दीजिए, आपका अवेलेबिलिटी रेशियो निकल के आ जाएगा। जो आप कैलकुलेट करेंगे 210 डिवाइडेड बाय 238, तो आपका अवेलेबिलिटी रेशियो निकल के आएगा 88.24 का। फिर हम कैलकुलेट करते हैं परफॉर्मेंस रेशियो। परफॉर्मेंस रेशियो अपना हमको पता है स्टैंडर्ड टाइम कितना है अपना स्टैंडर्ड टाइम हमको दे रखा है 180 घंटे का, और हमको टाइम कितना लगा है, हमको 210 घंटे लगे हैं। तो जो हमारा परफॉर्मेंस रेशियो वो कितना निकल के आता है 85.71 परफॉर्मेंस निकल के आ गया हमारा। अब बात करते हैं क्वालिटी रेशियो की। क्वालिटी रेशियो क्या है, गुड यूनिट एक्सेप्टेड डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। गुड यूनिट्स कितनी है हमारी, नंबर ऑफ यूनिट एक्सेप्टेड दे रखा है हमको 2520, टोटल प्रोड्यूस करेंगे 2800 यूनिट। 2520 डिवाइडेड बाय 2800 कीजिए, 2520 डिवाइडेड बाय कीजिए 2800, देन आपका क्वालिटी रेशियो निकल के आएगा 90% का। तो आपका जो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी है वो कितना निकल के आएगा, ओ ई तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कीजिए 88.24 अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस निकला आपका 85.71 इंटू कीजिए आप 90%, तो आपका जो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी है वो निकल के आता है 68.06। ठीक है, 68.06 का आपका निकल गया है ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, पूछ रहा है कमेंट कीजिए आप, इफेक्टिवनेस ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, बकवास थ्योरी पूछ रहा है। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैंने आज आपका पूरा चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन कंप्लीट करा दिया। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।